आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे हिंदी मीडियम में, ठीक है, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ठीक है। और इस वीडियो में इस चैप्टर का पार्ट 1 कवर करेंगे, यानी कि इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में बांट के और पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है, ठीक है, पहला भाग है। जल्द ही हम इस पार्ट के बाद दूसरा पार्ट भी अपलोड कर देंगे ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि झारखंड में और सारे राज्यों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का किताब छपने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही नया किताब आता है, अब देखिए क्या नियम लागू होता है कि एनसीईआरटी चलेगा कि जेसीईआरटी चलेगा, ठीक है, कि अलग अलग बोर्ड का अलग अलग बुक चलेगा, सारा कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल जो नया एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत अच्छा है और आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं उसमें। और जब नया एजुकेशन पॉलिसी का बुक आएगा तो उससे भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो इस चैप्टर में हम प्रश्न पढ़ेंगे सारा का सारा इंपॉर्टेंट है और आपको क्लास 11th साइंस में बहुत ही मदद करेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला सवाल है, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि शुद्ध पदार्थ का डेफिनेशन समझना है कि किसको बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। तो चलिए इसका उत्तर देखिए क्या लिखा हुआ है कि वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। देखिए शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे, कोई भी पदार्थ अगर वो जो हम लोग जानते हैं पहला पार्ट में पढ़े कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ जो कि कणों से मिलकर बना हुआ है उसमें जितना भी कण है जिससे वो मिलकर बना हुआ है, ठीक है, वे सारे कण एक जैसा रहेंगे, ठीक है। एक जैसा रहेंगे क्या मतलब है, एक जैसा ही कण रहेंगे। जैसे कि जल का कण है तो जल में सिर्फ जल का ही कण रहेगा, ठीक है। और जैसे नमक का कण है तो नमक में सिर्फ नमक का ही कण रहेगा, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का है तो मतलब वही साधारण नमक जो भी है, ठीक है, सारा कण साधारण नमक का ही होगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। और जितना भी कण रहेगा सबका रासायनिक गुण एक समान होना चाहिए, ठीक है, उसी को बोलेंगे हम शुद्ध पदार्थ। कुल मिला जुला करके वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं और उस कणों का रासायनिक प्रकृति एक समान होता है, उसे हम लोग बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। जैसे कि जल, अब आप 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें जितना भी जल का कण रहेगा सारा का सारा जल का कण रहेगा और दूसरा का कण कुछ भी नहीं रहेगा। उसी तरह साधारण नमक, ठीक है, यानी कि NaCl इसमें भी, ठीक है, और सारा चीज़ होता है। जल भी जैसे शुद्ध पदार्थ है, साधारण नमक भी शुद्ध पदार्थ है और सारा भी शुद्ध पदार्थ है। जैसे कि चीनी हो गया, नींबू का रस हो गया, ठीक है, सिर्फ उसमें नींबू का रस का ही कण है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है और क्यों नहीं है। जैसे कि शुद्ध समुद्री जल, ठीक है, सॉस, पीतल, धुआं, नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक आदि, ये सब जो है ये सब शुद्ध पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए दूध जो होता है उसमें बहुत सारा चीज़ मिला हुआ होता है। जैसे कि उसमें वसा रहेगा, वसा मतलब तेली पदार्थ रहेगा। उसके बाद और क्या रह सकता है, तो प्रोटीन रहेगा, ठीक है, विटामिन भी रह सकता है और जल तो रहता ही है, ठीक है। इस तरह से ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं समुद्री जल, समुद्री जल में एक तो H2O है और एक NaCl यानी कि साधारण नमक है, तो ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। इसी प्रकार जितना भी आप उदाहरण देखें, जैसे सॉस का भी आप देख सकते हैं, सॉस में चीनी भी रहता है और जिससे है टोमेटो सॉस है तो टोमेटो का भी उसमें प्रकृति रहेगा, यानी कि बहुत सारा चीज़ों का मिश्रण है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक भी बोलते हैं, ये कैसे शुद्ध पदार्थ है। इसमें तो 2 चीज़ है, सोडियम और क्लोरीन। तो ये शुद्ध पदार्थ है क्यों, क्योंकि ये यौगिक है, ठीक है। और जितना भी दुनिया में तत्व है और जितना भी दुनिया में यौगिक है सारा का सारा शुद्ध है, कोई भी अशुद्ध नहीं है, ठीक है। इतना आपको दिमाग में लेके चलना है कि जितना भी तत्व और यौगिक है सारा शुद्ध है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर, मिश्रण किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। क्या है, वैसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्व तथा यौगिकों के मिलने से बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे समुद्री जल, नींबू पानी आदि, ठीक है। देखिए मिश्रण किसको बोलेंगे, इसको समझने से पहले आपको पहले यौगिक को समझना होगा, ठीक है। यौगिक क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलता है उसी को बोलते हैं हम लोग यौगिक, ठीक है। अब यौगिक को समझ गए होंगे, अब समझिए मिश्रण को। मिश्रण का सामान्य मतलब है मिला हुआ, जिसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ों का मिला हुआ हो, मिलावट हो, उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रण। लेकिन साइंस में मिश्रण का एक एक्चुअल डेफिनेशन बनाया गया है। वो डेफिनेशन क्या है कि वैसे पदार्थ को हम लोग मिश्रण बोलेंगे जिसमें या तो एक तत्व में या तो दूसरा तत्व कोई मिला हो या तो फिर एक या एक से अधिक तत्व मिला हो, ठीक है। यानी कोई एक तत्व है A, उसमें या तो एक तत्व मिला हुआ है B या BCD 4-5 तत्व मिले हुए हो, या तो फिर कोई तत्व A है उसमें बहुत सारा यौगिक मिला हुआ है या तो फिर एक ही यौगिक मिला हुआ है,
उसको हम लोग बोलेंगे मिश्रण। जैसे कि यहाँ पर समुद्री जल, ठीक है, समुद्री जल अपने आप में क्या है, यौगिक है, और NaCl भी अपने अपने क्या है, यौगिक है। तो दो यौगिक मिला हुआ है एक साथ, तो ये क्या हो गया, मिश्रण हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से नींबू पानी क्या है, तो नींबू पानी, देखिए पानी यहाँ पर यौगिक है, और नींबू जो है, नींबू में अम्ल पाया जाता है, ये भी जो नींबू पानी भी ये भी यौगिक है, ठीक है। तो आप उदाहरण सोच सकते हैं जिसमें तत्व और यौगिक मिला हुआ होता है, ठीक है, उसको ही बोलते हैं हम लोग मिश्रण, ठीक है। और उदाहरण आप सोच सकते हैं अपने से, या NCERT बुक में खोज भी सकते हैं। फिलहाल मिश्रण का मतलब है मिला हुआ, उसमें तत्व यौगिक भी हो सकता है, तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो लिखें, मिश्रण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। चलिए अब इसको अंतर के सहायता से पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं समांगी मिश्रण के बारे में, यानी कि समांगी मिश्रण किसको बोलेंगे, ठीक है। देखिए दोनों में अंतर है, समांगी और विसमांगी में, और बहुत ज़्यादा अंतर है। फिलहाल हम समांगी मिश्रण को सबसे पहले समझते हैं, क्या लिखा हुआ है उसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं सामान्य भाषा में। देखिए समांगी मतलब है अच्छे से, ठीक है, और मिश्रण मतलब मिला हुआ। वैसा मिश्रण जो अच्छे से मिला हुआ है, जैसे कि चीनी में अगर हम लोग पानी घोल देंगे तो चीनी नहीं दिखेगा, पानी में नहीं दिखेगा, यानी कि वो अच्छे से घुल गया है। लेकिन वहीं अगर हम चीनी में तेल घोल देंगे तो तेल तो हमको दिख जाएगा, इस तरह से वो विसमांगी मिश्रण है, ठीक है। पहले चलिए समांगी मिश्रण का डेफिनेशन समझते हैं। वैसे मिश्रण जिनमें मिश्रण के सभी घटक संपूर्ण मिश्रण में समुचित रूप से मिले होते हैं या मिले हो, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। देखिए वैसा मिश्रण जिसमें मिश्रण का जितना भी घटक है, यानी कि मिश्रण में जितना भी कुछ मिला हुआ है, वो सारा चीज़ एक दूसरे से पूरे अच्छे तरीके से मिला हुआ है, समुचित रूप में मतलब पूरे अच्छे तरीके से मिला हुआ है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे कि चीनी पानी मतलब कि चीनी का शरबत, ठीक है। चीनी में अगर हम लोग पानी घोल देंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि चीनी कहाँ पर है और पानी कहाँ पर है, यानी कि दोनों जो चीनी और पानी है वो अच्छे तरीके से मिला हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से नींबू पानी, ठीक है। इसी प्रकार से पीतल जिंक और कॉपर का मिश्रण है, ठीक है, समांगी मिश्रण है, ठीक है। पीतल किसका किसका समांगी मिश्रण है, तो जिंक का और कॉपर का, ठीक है। इसमें 70 और 30 का अनुपात चलता है, ठीक है। चलिए समझते हैं विसमांगी को, क्या है पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। वैसे मिश्रण जिनमें मिश्रण के सभी घटक संपूर्ण मिश्रण में समुचित रूप से नहीं मिले हो, उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। देखिए वैसा मिश्रण जिसमें मिश्रण का जितना भी घटक है, ठीक है, मतलब कि जो चीज़ मिश्रण में मिला हुआ है वो सारा चीज़ समुचित रूप से मतलब अच्छे से नहीं मिला हुआ रहता है, उसको बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। जैसे तेल और जल का घोल, ठीक है, तेल को अगर आप जल में घोलिएगा तो जो तेल है वो अलग दिखेगा और जल है वो अलग दिखेगा, ठीक है। अब देखिए इसका और एक अंतर समझते हैं हम। देखिए जो समांगी मिश्रण है उसको हम लोग सामान्य भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि छान करके और क्या कर करके छान करके, या तो फिर मथ के, यानी मथनी द्वारा मथ के, मिक्सर द्वारा पीस के, ठीक है, इसको अलग नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको छान के सब करके अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो विसमांगी मिश्रण है इसको भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर नींबू नहीं, तेल और जल को अगर आपको अलग करना है तो छन्नी द्वारा छान करके अलग कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो फिर आप जब शांत छोड़ देंगे तो भारण विधि द्वारा जल जो है नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि इसका भार ज़्यादा होता है, और तेल चूँकि हल्का पदार्थ है वो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो अंतर है आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं एक नए प्रश्न, विलयन क्या है, ठीक है, यानी कि विलयन किसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। देखिए विलयन क्या है, तो जो समांगी मिश्रण है वही विलयन है, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विलयन, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जैसे में क्या लिखे हैं, वायु क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। इसमें क्या क्या मिला हुआ है, तो वायु में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, धूलकण है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत सारा गैस इसमें मिला हुआ है और समांगी रूप से मिला हुआ है, मतलब इसको अलग नहीं किया जा सकता है सामान्य भौतिक विधि के द्वारा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विलयन। चलिए अब हम विलयन के गुणों को समझते हैं, और यहीं पर विलयन के गुण को जब समझेंगे तो फोटो के माध्यम से समझेंगे, पिक्चर के माध्यम से, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमको समझ में आने वाला है विलयन के गुण के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विलयन के गुण। देखिए पहला नंबर में क्या लिखा हुआ है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा पीछे आंसर में, ठीक है, कि विलयन क्या है, समांगी मिश्रण है। दूसरा देखिए विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर, nm मतलब नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है, से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते हैं, ठीक है। विलयन का दूसरा गुण क्या है कि विलयन के कणों को आँख से देखा नहीं जा सकता है, क्यों, क्योंकि इसका व्यास
1 नैनोमीटर से कम होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है इसका कण, ठीक है, इसलिए। तीसरा देखिए, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि यदि किसी विलयन को लिया जाए एक पारदर्शी बर्तन में, मान के चलिए किसी कांच के गिलास में आप किसी विलयन को ले लिए, ठीक है, और उस विलयन को एक तरफ से दीजिएगा प्रकाश, ठीक है, या किसी भी प्रकाश हो सकता है, टॉर्च का हो सकता है या तो फिर लाइट किसी प्रकार का हो सकता है। जब आप लाइट दीजिएगा तो वो जो लाइट है वो विलयन में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विलयन का कण रहता है बहुत छोटा, और बहुत छोटा कण जो प्रकाश का कण है या प्रकाश का किरण उसको रोक नहीं पाता है। वही चीज़ को यहाँ लिखा गया है कि अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश किरण को फैलाते नहीं हैं, यानी कि दृष्टिगोचर नहीं होता है। इसी को कोई कोई शिक्षक बताते हैं कि प्रकाश का मार्ग जो है विलयन में दृष्टिगोचर नहीं होता है, यानी कि दिखाई नहीं देता है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है क्या कि इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए अगला में क्या लिखा हुआ है, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। देखिए विलयन में जो कण रहता है उसके कणों को, ठीक है, विलयन में जो भी विलय पदार्थ है उसको छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है अगला गुण, फिर से यहाँ छोटा सा है कि विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी होते हैं, ठीक है, विलयन क्या होता है? अस्थायी। चलिए देखते हैं अब अगला। तो चलिए अब हम समझते हैं विलय और विलायक के बारे में, ठीक है। देखिए विलय किसको बोलते हैं? वैसा पदार्थ जो विलायक में घुलता है उसको हम लोग विलय बोलते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें विलायक का, तो विलायक किसको बोलते हैं? वैसा पदार्थ जो विलय को अपने आप में घोलने की क्षमता रखता है, ठीक है, अपने में घोलने की क्षमता रखता है, उसको बोलते हैं विलायक, ठीक है। विलय कौन सा है? जैसे चीनी, नमक, ये सब है विलय, यानी कि ये सब विलायक में जाके घुल जाता है। और विलायक कौन सा है? जल, तेल इत्यादि, ठीक है। जल और तेल क्या है? विलायक, ठीक है। विलायक मतलब जो किसी और को यानी कि विलय को अपने आप में घोलने की क्षमता रखता है उसको बोलते हैं विलायक। और विलय किसको बोलते हैं? जो घुलता है जाकर के विलायक में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे विलय और विलायक का अर्थ, ठीक है। चलिए हम समझते हैं विलयन का प्रकार यहाँ पर। तो चलिए अब हम समझते हैं विलयन की प्रमुख प्रकार, ठीक है। क्या है कि विलयन के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं, ठीक है। देखिए विलयन का पहला प्रकार क्या है? तनु विलयन, ठीक है। तनु विलयन किसको बोलेंगे? चलिए यहाँ पर समझते हैं। वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम हो, ठीक है, उसको तनु विलयन बोलते हैं। और सांद्र विलयन किसको बोलेंगे? वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक हो उसे हम लोग बोलते हैं सांद्र विलयन। देखिए तनु का मतलब है पतला विलयन, जिसमें पानी जैसा जो चीज़ है वो ज़्यादा रहेगा, मतलब कि विलय रहेगा कम और विलायक रहेगा ज़्यादा, ठीक है। वही चीज़ लिखा गया है कि वैसा विलयन जिसमें विलय का जो मात्रा रहेगा विलायक की अपेक्षा कम रहेगा उसको बोलेंगे तनु विलयन। जैसे कि शरबत में क्या होता है? चीनी है विलय कम रहता है, और पानी है विलायक ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तनु विलयन, ठीक है। जैसे शरबत, जूस इत्यादि। जूस में क्या होता है? आम का जो पदार्थ रहता है गुद्दा वो कम रहता है, उसमें पानी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लोग तनु विलयन। दूसरा देखिए क्या है? सांद्र विलयन। आप समझ गए होंगे सांद्र विलयन तनु विलयन के जस्ट उल्टा है। देखिए सांद्र में क्या होता है? सांद्र मतलब गाढ़ा विलयन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि विलय का मात्रा ज़्यादा रहेगा किसके अपेक्षा? तो विलायक के अपेक्षा, ठीक है। विलायक रहेगा थोड़ा सा कम और विलय ज़्यादा रहेगा। जैसे कि चाशनी, ठीक है। चाशनी किसको कहते हैं? तो चीनी के पाक को चाशनी कहते हैं, या गुड़ के पाक को चाशनी कहते हैं। इसमें पानी रहता है कम, ठीक है, शुरू में पानी ज़्यादा डाला जाता है लेकिन पानी वाष्पीकृत हो जाता है और घट जाता है, ठीक है। और जो विलय है यानी कि चीनी या गुड़ वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वो गाढ़ा विलयन को ही हम लोग बोलते हैं सांद्र विलयन। तीसरा क्या है? चलिए देखते हैं संतृप्त विलयन। देखिए संतृप्त विलयन किसको कहते हैं? संतृप्त विलयन किसको कहते हैं सो समझिए पहले। निश्चित तापमान में यदि विलायक में विलय पदार्थ घुलना बंद कर देता है तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए इसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि कोई पदार्थ को अगर आप किसी पदार्थ में घोल रहे हैं और अगर तापमान निश्चित नहीं है तो घुलनशीलता बदलते रहता है। जैसे कि ठंडा पानी में अगर आप चीनी घोलिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन वहीं आप गर्म पानी में घोलिएगा तो कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि गर्म पानी में ज़्यादा चीनी घुलेगा प्लस जल्दी घुलेगा, ठीक है। तो मान के चलिए अगर तापमान निश्चित है 35 डिग्री सेल्सियस तो 35 डिग्री सेल्सियस वायुमंडलीय तापमान यानी कि रूम का तापमान, ठीक है, कक्ष तापमान या तो फिर होम टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, उतना तापमान में अगर हम लोग एक गिलास पानी में
जितना घोलेंगे, जैसे 1 किलो चीनी अगर घोल दिए मान के चलिए, या तो फिर आधा किलो चीनी घोल दिए मान के चलिए, तो घोलते घोलते एक समय निश्चित समय ऐसा आएगा जिसके बाद कोई भी पदार्थ उसमें घोलना बंद कर देगा। जैसे कि मान के चलिए कि आप 1 गिलास पानी लिए, उसमें चीनी दिए 1 चम्मच, फिर घोले, फिर 2 चम्मच दिए, फिर घोले, फिर 5 चम्मच, फिर 10 चम्मच, फिर 20 चम्मच। एक बार ऐसा आएगा कि वहाँ पर चीनी घुलना बंद कर देगा। बस उसी विलयन को बोलेंगे संतृप्त विलयन। इसको लिखें, निश्चित तापमान पर यदि विलायक में यानी कि पानी में विलेय पदार्थ यानी कि चीनी घुलना बंद कर देगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे तनु, सांद्र और संतृप्त का मतलब। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे निलंबन के बारे में। ठीक है, कि निलंबन क्या है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। क्या लिखा है कि निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुले नहीं होते हैं। देखिए, इससे पहले आप विलयन के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, विलयन में पूरी तरह से पदार्थ घुला हुआ रहता है, लेकिन इसमें क्या कहता है, निलंबन एक विसमांगी मिश्रण। ठीक है, जिसमें जो भी विलेय है, विलेय जैसे कि चीनी हो गया, जैसे कि मिट्टी हो गया, ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग विलेय बोलेंगे। आगे हम समझा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण यानी कि घुलने वाला कण घुला नहीं रहता है। ठीक है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। मतलब कि माध्यम का मतलब है जो पानी या तो फिर दूध जो भी है जिसमें हम लोग घोल रहे हैं, तो उसमें घोलेगा नहीं, उसमें सिर्फ लटका हुआ रहेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं निलंबन। जैसे कि जल और मिट्टी का मिश्रण। ठीक है, तेल और जल का मिश्रण। तेल और जल क्या होता है, अच्छी तरीके से मिले नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ उसमें लगा हुआ रहता है या तो फिर टच उसके संपर्क में आता रहता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं निलंबन का गुणधर्म। तो चलिए अब हम समझते हैं निलंबन के गुणधर्म। पहला नंबर क्या है, यह एक विसमांगी मिश्रण है। विसमांगी मिश्रण के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, विसमांगी मिश्रण किसको बोलते हैं, वैसा मिश्रण जिसमें मिश्रण का जो घटक होता है अच्छे तरीके से मिले नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। ठीक है, दूसरा दिया है, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। देखिए, निलंबन का जो कण होता है उसको आंख से हम लोग देख सकते हैं बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ठीक है, क्योंकि इसका कण बड़ा होता है। ठीक है, तीसरा देखिए, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। देखिए, मान के चलिए आप 1 गिलास पानी लिए कांच के गिलास में, अगर आप इस पार से एक तरफ से दूसरी तरफ आप टॉर्च मारेंगे या प्रकाश मार देंगे, ठीक है, तो प्रकाश जो है वो निलंबन में दिख जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो निलंबन का कण रहता है वो बड़ा बड़ा होता है और निलंबन का कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैला देता है, मतलब रोक देता है। ठीक है, जिसके कारण वह किरण, प्रकाश की किरण वहीं पर रह जाती है और प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, उसी को बोलते हैं दृष्टिगोचर है। ठीक है, चलिए तीसरा आप देखिए हम क्या देखते हैं। तो चलिए अब हम तीसरा नंबर देखते हैं, क्या है, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। देखिए, जब भी आप निलंबन को यानी कि मिट्टी और जल का मिश्रण ले लेते हैं, आप उसको पूरी तरह से घोल के, अच्छे से घोल के शांत छोड़ दीजिएगा, तो मिट्टी का जितना भी कण है सब नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो यही बात बोला गया है कि जब इसे यानी कि निलंबन को आप शांत छोड़ देंगे तो इसका जो भी कण है निलंबन का, वो पात्र के निचले तले में बैठ जाएगा। ठीक है, इसलिए निलंबन को अस्थायी कहा गया है, क्योंकि निलंबन का जो कण रहता है फिक्स जगह पर नहीं रहता है। ठीक है, ये बदलते रहता है अपना जगह। अगला देखिए क्या लिखा हुआ यहीं पर थोड़ा सा, कि छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। देखिए, चाय को आप छानते हैं और चाय पत्ती को अलग कर देते हैं, उसी प्रकार से जितना भी निलंबन है सबको अलग किया जा सकता है छाननी से। ठीक है, यानी कि छानन विधि द्वारा, तो छाननी से ही अलग करेंगे। अब देखिए अगला थोड़ा सा और कुछ लिखा हुआ है कि जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है। यानी कि जब किसी बर्तन में रखे गए पदार्थ यानी कि निलंबन पदार्थ, उसमें जो भी मोटा कण था, जो भी बड़ा कण था, वो जब उसको शांत छोड़ देते तो वो सब सारा कण नीचे बैठ जाता है, और नीचे बैठने के कारण ऊपर का जो पानी बचता है वो समांगी मिश्रण बन जाता है। ठीक है, विलयन बन जाता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन रुक जाता है, यानी कि प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझ लेते हैं, देख लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग यहाँ पर कोलाइड के बारे में। ठीक है, कोलाइड को ही कोलाइडल विलयन कहा जाता है। उत्तर देखिए क्या लिखा हुआ है कि कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण है, इसके कण निलंबन की अपेक्षा छोटे होने के कारण यह समांगी प्रतीत होता है। देखिए, वास्तव में जो कोलाइड है या तो फिर कोलाइडल विलयन है, इसी का नाम है कोलाइडल विलयन, और कोलाइड एक ही चीज़ है। ठीक है, ये जो वास्तव में है ये एक विसमांगी मिश्रण है, लेकिन इसका जो कण होता है ना वो निलंबन की अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है, जिसके कारण यह समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह एक विसमांगी मिश्रण है। ठीक है, देखिए इसका उदाहरण अब देखिए यहाँ पर कोहरा, बादल, कुहासा, ठीक है, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, शेविंग क्रीम, उसके बाद दूध, फेस क्रीम, और बहुत सारा चीज़ यहाँ पर लिया हुआ है, आप यहाँ पर उदाहरण पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में बस इतना ही, सिर्फ इसका गुण देख लेते हैं एक बार फिर। तो चलिए अब हम देखते हैं कोलाइड के गुणधर्म। पहला नंबर में क्या है
यह एक विषमांगी मिश्रण है। देखिए कोलाइड क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा देखिए कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। देखिए कोलाइड का जो कण रहता है वो काफ़ी छोटा रहता है, ठीक है, जिसके कारण यदि कोलाइड को जो भी कण है और जो उसमें विलेय पदार्थ है दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, कोलाइड के कणों को अलग कर दिया जाए तो सामान्यतः आँखों से नहीं देखा जा सकता है। चलिए देखते हैं तीसरा। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरा नंबर, ठीक है, क्या है, ये कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। देखिए प्रकाश का किरण फैल जाता है इसमें, यानी कि कोलाइड का जो कण रहता है वो बड़ा बड़ा रहता है, किसके अपेक्षा, तो विलयन के अपेक्षा, जिसके कारण इसमें प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, तथा इसके मार्ग को दृश्य उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, ठीक है, यानी कि हम कोलाइड में प्रकाश का मार्ग को देख सकते हैं। अगला नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं। देखिए जब हम लोग कोलाइड को शांत छोड़ देंगे, इसको हिलाई डुलाई नहीं, तो इसका जो कण रहता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, ठीक है, तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं, ठीक है। जब हमको शांत छोड़ देंगे इसको तब ये कण जो है पात्र के तली पर क्या होगा, पात्र के तली पर बैठ जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग अस्थायी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर क्या है, ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए कोलाइड का जो कण रहता है उसको हम लोग छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किया जा सकता है। देखिए जो कोलाइड का कण है उसको अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग कर सकते हैं। अपकेंद्रीकरण क्या है, किसी पदार्थ को ले लीजिए कटोरा में और उसको किसी भी डंडा से या तो फिर किसी भी चीज़ से तेज़ी से घुमाइए, ठीक है, उसी को बोलते हैं अपकेंद्रीकरण, ठीक है, तो इससे द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। फिलहाल आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आया होगा जितना तक बताए हैं। हम यही चैप्टर को अगले बार एक और वीडियो में कवर करेंगे, अभी वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए 20 मिनट इसके लिए ठीक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं वीडियो को।